लड़ाई जिहाद के खिलाफ है, लव जिहाद के खिलाफ है, लैंड जिहाद के खिलाफ है, थूक जिहाद के खिलाफ है। इसका मतलब यह नहीं कि हम मुसलमानों के खिलाफ है, परंतु आज चिंता किस बात की हो रही है? आज चिंता इस बात की हो रही है कि शिमला की डेमोग्राफी बदल रही है। यहां नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। लड़ाई इस्लाम के खिलाफ नहीं है, मुसलमान के खिलाफ नहीं है। पत्रकार बंधुओं, अगर हम लड़ रहे हैं तो हम गजबाए हिंद की उस थ्योरी के खिलाफ लड़ रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश में शिमला में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमान लोग तो यहां काफी वर्षों से रहते हैं। क्या पत्रकार बंधुओं, पिछले वर्ष से पहले आपने किसी बुर्के वाली महिलाएं आपको कोई शिमला में नजर आती थी? नहीं। हमें किसी के पहरावे से एतराज नहीं है। कोई हिजाब डाले ना डाले उस बात पे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इस बात पे है कि जो इतने वर्षों में नहीं हो रहा था वो प्रयोग आज बुर्के में, हिजाब में तरह तरह की महिलाएं देखने को आ रही है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यह संदेश स्पष्ट तौर पे यह है कि अब गजबाए हिंद की थ्योरी पर चलने के लिए शिमला तैयार हो जाए। केरल को इस्लामिक स्टेट बना दिया, असम को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक जम्मू कश्मीर में भी हिंदू बहुसंख्यक था, परंतु समय पे नहीं ज्यादा, तो आज हालात ये हो गए। तो इसलिए अगर इस गजबाए हिंद के खिलाफ जागरण को, हिंदू समाज को जगाना है तो देवभूमि संघर्ष समिति ने उसका बेड़ा उठाया है। हम हिंदू समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हम जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है वो लव जिहाद के खिलाफ है। हमारी लड़ाई थूक जिहाद के खिलाफ है। प्रशासन, सरकारें इस प्रकार से इनको प्रोत्साहन दे रही है, हमें चिंता इस बात की होती है। आज तय बाजारियों की बात होती है। तय बाजारियों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है, परंतु उसमें एक कंडीशन है कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगना है। मैं आज आपके माध्यम से प्रशासन से भी पूछता हूं, सरकार से भी पूछता हूं कि जो लक्कड़ बाजार में फल वाले बैठे हैं मुजफ्फरनगर के, सहारनपुर के, उनका बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहां से बन गया? मैं आज दूसरा सवाल पूछता हूं कि व्हाइट होटल के पास, जो नीचे ऑकलैंड के पास से रास्ता नीचे को जाता है, शामली, उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के जो मुसलमान बैठे हुए हैं, उनका बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहां से बन गया? मैं पूछना चाहता हूं कि जो दूसरी जगह में ये लोग बैठे हैं, इनका बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहां से बन गया? क्या ये सोची समझी साजिश नहीं है? मुसलमानों की जनसंख्या बढ़े, हमें उस बात से एतराज नहीं है, परंतु सुनियोजित तरीके से उसे बढ़ाया जाए, प्लानिंग के साथ उसे बढ़ाया जाए, फाइनेंशियल एड देकर उसे बढ़ाया जाए और प्रशासनिक तंत्र भी उसको सपोर्ट करे। हमें एतराज है तो एतराज इस बात से है। मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष साझा करना चाहता हूं। हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जिला शिमला पुलिस से कुछ आंकड़े लिए। हमने पूछा कि शिमला में कुल कितने थाने हैं, तो 20 थाने आए, अब तो खैर 21वां भी बन गया। तो जो जिला शिमला के 20 थानों में हमने पूछा था कि 2022 से लेकर सितंबर 2024 तक कुल कितने लोग, बाहरी लोगों का रजिस्ट्रेशन आपके पुलिस थानों में हुआ है, मुसलमानों का, तो जो आंकड़ा आया इस अवधि में 23,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन थानों में हुआ है। फिर दूसरा सवाल हमने पूछा था कि रजिस्ट्रेशन तो आपने कर दिया, कितने लोगों के नाम आपने वेरिफिकेशन के लिए उनके पैतृक थानों को भेजे? तो उसके जवाब में हमें आंकड़ा मिलता है कि लगभग 2000 के आसपास लोगों के नाम जो है 23,000 में से वेरिफिकेशन के लिए भेजे, पर्चा वो अजनबी काट के। तो उसके बाद हमने पूछा कि वेरीफाई होकर कितने नाम आए, तो पत्रकार साथियों आंकड़ा आया 501 2000 में से। उस 501 में भी दिलचस्प बात यह है
कि जिला शिमला का एक पुलिस थाना है सुन्नी, उसमें 492 लोगों का पंजीकरण हुआ। 492 लोग ही वेरिफिकेशन के लिए नाम भेजे, 492 लोगों के ही नाम वेरीफाई होके आए। बाकी पूरे जिला में सिर्फ 9 लोगों के नाम वेरीफाई होके आए, उसमें से भी 2 लोग अदम मौसूल पता पाए गए कि उनका पता वेरीफाई नहीं हो पाया। कि अगर सुन्नी थाने का काम इतना आउटस्टैंडिंग था तो हम मांग करते हैं कि वहां पे जो अधिकारी है उनको अवार्ड दिया जाना चाहिए कि पूरे जिला शिमला में जो पंजीकरण होता है उस पंजीकरण में 23,000 के पीछे आप 2,000 नामों के लोगों के नाम भेजते हैं। अगर सुन्नी थाने को छोड़ दिया जाए तो लगभग 22,500 में से मात्र 9 लोगों के नाम जिला शिमला में वेरीफाई होके आए 2 सालों में। उनमें से भी 2 अदम मौसूल पता पाए गए कि उनका पता वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो हम ये चिंता इस बात की हो रही है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं ये लोग किस पृष्ठभूमि के हैं, क्या आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं या ये कोई वारदात को करके आए हैं। हमारा समाज इस बात में खतरे की घंटी महसूस करता है। आज जगह जगह पे दुकानें खोल के बैठ गई। हमने पहल करने जा रहे हैं, हम आपके माध्यम से मैं हिंदू बहन बेटियां जो दर्जी का काम जानती है, मैं उनसे आह्वान करूंगा, अपील करूंगा कि आप हमारे पास आइए। हम आपको जितना सहयोग हो सकेगा प्राइम लोकेशन में दुकानें खुलवा के देंगे ताकि हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रह सके, क्योंकि सैलून और ये जो दर्जी की दुकानें ये लव जिहाद का अड्डा बन चुकी है। इसलिए देवभूमि संघर्ष समिति ने जहां एक तरफ जिहाद का बेड़ा उठाया है, जिहाद के खिलाफ संघर्ष करने का बेड़ा उठाया है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू को जागरण करने का बेड़ा उठाया है। तीसरी तरफ हमने जो माताओं बहनों को मजबूत करने का भी बेड़ा उठाया है। अभी करवा चौथ का त्योहार आने वाला है। ये जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं सड़कों में अवैध रूप से बैठ जाएंगे 600 रुपए में माताओं बहनों की हाथों में मेहंदी लगाने के लिए। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस प्रकार के जो अवैध रूप से लोग हैं किसी को यहाँ ना बैठने दिया जाए। हमारी इन सड़कों पे हमारी बेटियों का अधिकार है। अगर करवा चौथ में मेहंदी लगाएगी तो वो सनातन की बेटियां लगाएगी। हमें प्रशासन को आज चेतावनी देना चाहिए। और मैं अब अनुरोध करूंगा, मेरे साथ मदन ठाकुर जी है, एक महत्वपूर्ण विषय पे ये आप लोगों के साथ अपनी बात साझा करेंगे। मदन ठाकुर जी। सभी साथियों का यहाँ आने का स्वागत है। दुर्भाग्य कहें या हमारी विवशता कहें, हुआ यूं कि हम पिछले 2018 से समाज सेवा में निवृत्त हैं। हर समाज सेवा के कार्य में तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं, बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। 1-2 साल से हम लोग जो ये शिमला में मस्जिद का मामला है उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। उसके बाद हम लोग गांव में प्रयास करते हैं, ये फेरी वाले आते हैं, हर कहीं ये रंग करने वाले आते हैं, जिहादी मानसिकता के लोग कहीं फूल बेच रहे हैं, कहीं कुछ बेच रहे हैं। हमने उनकी आइडेंटिफिकेशन का मामला सरकार से उठाया। हमने 26 लोगों की सूची हिमाचल प्रदेश पुलिस, शिमला पुलिस गांधी जी को दी कि ये लोग मुस्लिम प्रवृत्ति के लोग हैं, ये फर्जी बाबा बन के यहाँ पे घूम रहे हैं, सनातन का चोला पहन के चल रहे हैं, इनकी आप जांच करें। ये क्यों लोग सनातन के ही ढोंग में यहाँ पे जो ढोंग रचा रहे हैं, ये क्यों यहाँ पे आ रहे हैं। परंतु कुछ समय बाद यहाँ से पुलिस से एक प्रेस नोट निकलता है जिसमें कहा जाता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के उपद्रवी लोग, बाहरी लोग नहीं हैं, वो लोग साफ छवि के लोग हैं जो लोग यहाँ पे घूमने आ रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। परंतु जब हम लोग इन लोगों को पकड़ रहे थे तो किसी तरह का एक व्यक्ति की कोई वीडियो बनी। वो व्यक्ति कल मेरे घर में आ पहुंचा और वो बताता है कि मैं शामली का निवासी हूं। नाम उसका शायद आलिम या आलम है, कुछ इस तरह से उसने बताया। वो मेरे घर के आंगन में पहुंचता है और वो कहता है कि आपने, पहले मेरे बच्चों से पूछता है कि मदन ठाकुर का घर यही है और विकास शर्मा भी यहीं पर रहता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि वो कौन लोग थे जिन लोगों ने मेरे घर का पता उन लोगों को दिया। आज तक अगर हम लोग किसी भी लड़ाई की बात कर रहे थे, हम लोग किसी के घर नहीं पहुंचे थे। वो व्यक्ति मेरे घर पहुंचता है, वहां पे मेरी आइडेंटिफिकेशन पूछता है, उसके बाद कहता है कि उनको बोलें। जब मेरी माता और मेरी पत्नी ने कहा कि आप कौन है, क्या काम है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वीडियो बनाई है, उनको कहें कि आप वीडियो डिलीट करें।
पूरे धमका के उसने कहा, तो आप क्या समझे कि हिमाचल प्रदेश में ये क्या चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में 1.5% लोग, अगर हमने कोई भी गलत वीडियो अगर बनाई, हमने वीडियो बनाई उन लोगों की जो बिना कागज से यहाँ पे घूम रहे हैं, हमने वीडियो बनाई उन लोगों की जो फर्जी तरीके से यहाँ पे आ जा रहे हैं, हमने वीडियो बनाई उन लोगों की जो थूकते हैं खाने की चीजों में। यदि उन्हें आपत्ति थी वो पुलिस के पास जाते और वो कहते कि इस व्यक्ति ने हमारी वीडियो बनाई है जो कि गलत बनाई है, परंतु 1 साल पहले की वीडियो आज उन्हें दर्द हुआ। वो शामली से वो यहाँ पे आता है, शोकी क्षेत्र में आता है, मेरे घर की रैकी करता है। मैं क्या समझू कि अगला कन्हैया लाल कौन बनने वाला है। और हिमाचल प्रदेश के जो यहाँ पे एसपी गांधी जी हैं, या यूं कहे मुख्यमंत्री जी ने तो कहा भी है कि सनातन विरोधियों को हरा के हम आए हैं। तो हम अर्ज करें तो किससे करें। हिमाचल प्रदेश में हमने शिमला में जिला मुख्य में एसपी महोदय को हमने कितनी बारी अवगत करवाया, परंतु एक बारी भी जांच हिमाचल प्रदेश की पुलिस द्वारा नहीं की गई। क्या यूं कहें कि हिमाचल प्रदेश के जो एसपी शिमला बैठे हैं, ये सिर्फ नमाज ही अदा नहीं करते, ये सिर्फ टोपी नहीं पहन रहे हैं, बाकी इनकी जो कार्यशैली है पूरी मुसलमानों के या मौलवी की तरह कार्य कर रही है। एक समय था कि स्कूलों का निजीकरण किया गया, एक समय था कि शिक्षा का निजीकरण किया गया, अब मुझे यह कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में कैमरे लगवाएं। क्या सुरक्षा का भी निजीकरण करने की व्यवस्था की जा रही है? तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह पुलिस की भर्ती या यूं खरबों रुपए की जो तनख्वाह इन लोगों को बांटी जा रही है, यह बंद की जाए। यदि पुलिस नागरिक की सुरक्षा नहीं दे सकती तो किस लिए? सिर्फ चालान काटने के लिए या मुख्यमंत्री जी के वो समोसे ढूंढने के लिए? किस चीज के लिए पुलिस का कार्य है? यदि क्या ये उन दिनों का इंतजार कर रहे हैं जब हिमाचल प्रदेश में भी किसी का सर कटेगा, किसी बच्चे का अपहरण होगा, किसी बच्चे को काटा जाएगा? और पुलिस की शैली पे हम क्यों ना प्रश्न चिन्ह करें? मनोहर हत्याकांड पे क्या हुआ? युग हत्याकांड में क्या हुआ? चाहे हम पुलिस की शैली की बात करें, चाहे माफ करना माननीय कोर्ट की शैली की बात करें, आज निर्णय लेना है तो हम तो जाए कहां? इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अपने माताओं बहनों और पूरे हिमाचल प्रदेश की अपनी बहनों से कहना चाह रहा हूं कि ये लोग जिनको हम खाकी में चाहते हैं कि ये हमारी सुरक्षा के लिए हैं, ये सुरक्षा के लिए नहीं है। ये लोग तब आते हैं जब हादसे हो जाते हैं। हादसा रोकना इनका काम नहीं है, ना इनका पर्चा बारा करने का, तहकीकात करने का काम है, ना ये कोई भी प्रवासी बाहर से आ रहे हैं बेहतर तरीके से उनकी जानकारी एकत्रित करना इनका काम है। हमें अपने बच्चों की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। हमें घरों में दराट भी रखना है, तलवार भी रखनी है। मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि वो भाग्यशाली था जो मेरे घर में आया था और वो बच के जा चुका। उसके बाद हमने प्रयास किया है उसकी जानकारी एकत्रित करने का। हम ना तो पुलिस के पास जाएंगे, मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि मुझे पुलिस की कार्यशैली पे कोई 1% भी उम्मीद नहीं है कि ये सही तरीके से काम करेगी। 1 साल से लेके इन्होंने उल्टे सनातनियों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है, जबकि हम लोग इनसे निवेदन कर रहे हैं कि ये लोग अवैध है। ये उन लोगों को वैध मानते हुए हम लोगों को हिमाचल प्रदेश का माहौल खराब करने के ऊपर ये एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हिमाचल प्रदेश में इसी 1-2 साल में शरिया कानून भी मुझे लगता है कि लागू होने वाला है। और मुख्यमंत्री हो चाहे एसपी शिमला हो, ये मौलवी बन के यहाँ पे कार्य अगला विस्तार से दिखाएंगे। परंतु हमें चिंता अपने बच्चों की है, हमें चिंता अपने बच्चों के भविष्य की है, हमें चिंता अपनी बहन बेटियों की है जो आज तक निर्भय होकर सड़कों पे चलती थी। क्या हम लोग घर से हर व्यक्ति लाठी लेके उनके साथ चलेगा? मेरी बेटी मेरी बहन के साथ अगर किसी प्रकार का, मेरी पत्नी के साथ, मेरी मां के साथ किसी प्रकार का अगर कोई कृत्य होता है, उसका जिम्मेवार आखिर कौन? इसलिए मैं कहता हूं कि मैं अपने घर में सबको कह चुका हूं और आप सुनने वाली सभी बहनों को भी कहता हूं कि अगर आपके घर के दरवाजे पे कोई व्यक्ति आपको धमकाने आता है तो दराट लें,
तलवार लें, आप सर काटें, कोई दिक्कत नहीं। हमारी एकता ही हमारी पहचान है। ये ना राजनीतिक लोग आपको बचाएंगे, हर राजनीतिक लोग आपके घर में मौत के बाद वो रोटियां सेकने आएगा, ना पुलिस प्रशासन पहले आएगा। मैं आप लोगों से बार बार निवेदन कर रहा हूं कि मैं तो निपट लूंगा, अपने बच्चों को बचा लूंगा, परंतु यदि आज मेरे घर में ये रैकी कर रहे हैं, मुसलमान आके शामली से आके, यूपी से आके मेरे घर की रैकी कर रहे हैं, कल को आपके घर में भी आएंगे, कल को उन सभी लोगों के घर आएंगे जो सनातन की रक्षा के लिए आवाज उठा रहा है। और इन लोगों की, हमें मुसलमानों से आपत्ति नहीं है, सभी लोग मुसलमान एक जैसे नहीं है, परंतु उसकी पहचान कैसे करें जो विपरीत दिशा में हर तरह से आपराधिक छवि वाला व्यक्ति है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस का काम करना था। परंतु पुलिस ही जब अपना काम, कहते हैं जब बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर जाए तो खेत की फसल का क्या हाल होगा, यही मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूं। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे इन लोगों को शरण देने की बात भी कर रहे हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल कभी आए दिन यहाँ पे बैठे रहते हैं कि फल सब्जी वालों की बात करें, रेडी फड़ी वालों की बात करें, परंतु हिमाचल के युवाओं के रोजगार की बात कोई नहीं करता। इन्हें जरूरत नहीं है, इन्हें जरूरत है बाहरी वोट बैंक की बात करने की, क्योंकि अभी आने वाले समय में भी इलेक्शन है। हर पंचायत में 50-50 वोट बैंक के रूप में इन लोगों को अपनाया जा रहा है, परंतु इससे हमारे हिमाचल प्रदेश की माताओं, बहनों, बच्चों की जो स्थिति होने वाली है वो गंभीर होने वाली है। आप सभी लोगों को अवगत करवाना चाहता हूं कि काफी दिन से चल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में, पूरे भारत देश में बच्चों का अपहरण हो रहा है। 12-12 करोड़ में बच्चों को बेचा जा रहा है, उसके ऑर्गन को बेचा जा रहा है। क्या ये हिमाचल में लक्षण उसके दिखाई दे रहे हैं? मैं आपके माध्यम से अंत में ज्यादा समय ना लेते हुए यही कहूंगा कि दोबारा से मेरे घर की रैकी करने कोई मुसलमान आता है तो मैं उसके उतने पीस कर दूंगा कि लिफाफे में डालने मुश्किल हो जाएंगे। मैं यह आपको खुली चेतावनी या सुझाव या अपनी तरफ से आग्रह करूंगा। तो यदि आपके माध्यम से वो व्यक्ति सुन रहे होंगे तो वो लोग ध्यान रखें कि यदि आए तो 72 ऊरों का अपना संपर्क सूत्र लेके आए, अन्यथा रास्ते में ही भटका दिए जाओगे। मदन जी, आपको कानून पे भरोसा नहीं है क्या? जो आपने बातें बोली, बहुत गंभीर बातें बोली। दूसरा, आपने जो अधिकारी पर ये आक्षेप किए हैं, क्या आपके पास ऐसे तथ्य हैं कि जो आप ये उनको आरोपित कर रहे हैं? जी, मैं एक विषय पे ध्यान लाना चाहूंगा, आपके सवाल से जुड़ा हुआ विषय है। आज समाचार पत्रों के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि कुसुम्पटी के किसी मामले में हमारे ऊपर अभियोग दर्ज किया है। आपने सवाल किया कि विश्वास है, नहीं है, तो वो किस मामले में अभियोग दर्ज किया है मैं आप लोगों को अवगत कराता हूं। कुसुम्पटी क्षेत्र से एक महिला के पति का हमें फोन आता है। वो कहते हैं कि मेरी पत्नी किसी मुसलमान दर्जी के पास सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, तो उस व्यक्ति ने मेरी पत्नी का यौन उत्पीड़न किया। इस मामले को लेकर छोटा शिमला की टैक्सी यूनियन के भाई, उस महिला के परिवार के सदस्य, उसके जेठ, उसके पति और वो महिला स्वयं छोटा शिमला पुलिस थाने में हमारे साथ गई और उस महिला ने अपनी शिकायत दी। उसकी महिला के शिकायत देने के बाद हम कुसुम्पटी में गए कि जो वह दुकान थी, कि उसके मकान मालिक से पूछे तो सही कि भाई आपने ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को दुकान कैसे दे के रखी है। तो जब हम वहां पहुंचे तो थोड़ी सी लोग भी ज्यादा इकट्ठे हो गए, तो थोड़े 2-4 नारेबाजी, होटलबाजी, कुछ नारेबाजी कर दी उसके विरोध में, क्योंकि आक्रोश था लोगों के अंदर। तो शाम को 10:30 बजे मुझे फोन आता है उस महिला के पति का कि शर्मा जी, हम इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं करना चाहते। पुलिस को शिकायत देने के बाद यौन उत्पीड़न का मामला था कि हम शिकायत नहीं करना चाहते। मेरे पास वो कंप्लेंट आज भी मौजूद है जो उस महिला की ओर से थाने में दी गई थी।
आखिर वो क्या कारण थे, इस बीच में क्या घटा, 6 बजे से लेके 10 बजे के बीच में क्या घटा कि जो महिला हमें बुला के, जिसका परिवार हमें बुला के लाता है कि हमें शिकायत दर्ज करनी है, कि जब पुलिस थाने में जाने के बाद वो क्या घटनाक्रम घटित हो जाता कि वो लोग कार्रवाई नहीं करने देते। क्या ब्लैकमेलिंग की जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा, इस जिहादी व्यक्ति के द्वारा, या पुलिस की ओर से मामले को दबाए जाने का प्रयास किया जाता है। और आज उसी मामले में हम लोगों के ऊपर वहां का माहौल खराब करने की जो FIR दर्ज कर दी गई है। तो अब बताइए, तो दूसरा मामला थूक जिहाद का था, हमने व्यक्ति थूकते हुए पाया, हमने उसकी शिकायत की, हमारे खिलाफ FIR हो गई। चलिए हमारे खिलाफ FIR होगी, कोई बात नहीं। वो व्यक्ति नगर निगम ने वहां से हटा दिया कि वे बिना अनुमति के यहाँ पे ये काम कर रहा था। पर हम 5 दिन पहले हम क्या देख रहे हैं कि वो व्यक्ति दोबारा से उसी जगह में बैठ गया। तो मेरे को बताओ कि 4 महीने बाहर रहने के बाद क्या उसको दोबारा परमिशन दे दी उसी जगह में बैठने की? कि परमिशन दी तो उसी को क्यों दी? तो इसलिए किस प्रकार से विश्वास करें इस व्यवस्था पे, प्रशासन पे, किस प्रकार से विश्वास करें इस पुलिस पे? तो ये तो जैसे आपने कहा कि महिला के पति ने कहा कि हम कंप्लेंट नहीं देना चाह रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं उनका भी गलती है। क्या पता वही पीछे हट गए हो, क्या कोई प्रलोभन में आ गए हो, तो दोषी लोग भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले जब कंप्लेंट आई तो पुलिस के सामने ये सारी बातें हुई, पुलिस को लिखित रूप में दी गया। 4 घंटे के बीच किसको पता कि उन लोगों को कितना प्रेशराइज किसने किया? शायद हो सकता है बड़े उच्च अधिकारियों ने किया, क्योंकि वहां पे एक विशेष वर्ग का नाम आ रहा था, वहां पे मुसलमान का नाम आ रहा था। और अभी आप जानते भी होंगे, अभी जो कुल्लू में भी बम से बिल्डिंगों को उड़ाने की धमकी दे रहे थे, वो भी एक जिहादी निकला। और प्रदेश के और पूरी सरकार डरती है इन लोगों का नाम लेने के लिए। क्यों? जब हमने हिमाचल प्रदेश में तरह तरह की बहुत सारी वारदातें, मैंने 10 केस SP शिमला जी के संज्ञान में दिए, परंतु आज तक एक के ऊपर कार्रवाई नहीं की, तो हम इनसे क्या उम्मीद करें कि ये हमारे सुरक्षा के लिए या हमारे भक्षण के लिए है? कैसे हम विश्वास करें? आपने यहाँ पर बोला कि थूक फेंक रहा था, आपके पास उसका कोई प्रूफ था? आपने पुलिस को कोई प्रूफ दिया? जी देखिए, अब व्यक्ति सामने थूकता है, अभी मैं यहाँ बैठा हूं, मैं किसी चीज पर थूक दूंगा तो ये तो ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पर चलते हुए कोई थूकेगा तो कोई इंटेंशनली तो उसके लिए प्रिपेयर नहीं होगा कि वो कैमरा लेके कर ले कि भाई थूक जरा। तो वो तो अकस्मात घटना घटी, अकस्मात हमने नोटिस पे लिया, हमने ये जो यहाँ के खाद्य सुरक्षा अधिकारी है उनको फोन करके बुलाया, तुरंत प्रशासन के ध्यान में लाई और पुलिस में पहले वो तो वही बद्दी में भी एक घटना बद्दी का था शायद, वहाँ पे एक व्यक्ति ने वीडियो बनाई, सीसीटीवी फुटेज थी। सीसीटीवी फुटेज थी, तो कुछ प्रूफ तो चाहिए। आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि सामने वाला दोषी है? देखिए, हम चलिए इस बात के छोड़िए कि हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं था, चलिए मान लिया कि हमारे खिलाफ मामला दर्ज हो गया, पर एक बात का प्रमाण हमारे पास था कि नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि यह अवैध रूप से यहाँ बैठा, इसको यहाँ बैठने की परमिशन नहीं है, और उसको उठा भी दिया। आज आप दोबारा मौके पर जाके देखो तो दोबारा वहां पे बैठ गया है। मैंने कल जाके स्वयं पूछा कि भाई कैसे बैठे हो यहाँ पे, तो उसने कहा कि मेरे को राम बस स्टैंड में बैठने की परमिशन है, वहां जगह नहीं है तो मैं यहाँ बैठ गया। तो इस प्रकार से तो कोई मेरे घर में आके बैठ जाएगा? देखिए, कितने सौभाग्य की बात है कि हर बारी प्रूफ हिंदुओं को देना पड़ता है, हर बारी प्रूफ हिंदुओं को देना पड़ता है। ये मस्जिद बनी, अवैध बनी, हिमाचल प्रदेश में जगह जगह मस्जिदें बनी है, अवैध बनी है, उनसे कोई प्रूफ नहीं मांग सकता, इनसे कोई कागज नहीं मांग सकता। ये एक नंबर के ये सारे आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट फेंक के लेके आ रहे हैं, इनसे कोई प्रूफ नहीं मांग सकता। परंतु हर हिमाचली को एक सीता माता की तरफ से हर को सबको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ना है, ये तय है। परंतु आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, हम तो बार बार अपना प्रूफ देते रहेंगे, परंतु उन अधिकारियों से भी पूछा जाए जो हमारे लाखों की टैक्स की से वो अपनी सैलरी और अपना परिवार पाल रहे हैं, उन्हें भी तो शर्म आए, उनसे भी तो पूछे कि आपका क्या मॉरल कर्तव्य था उनकी जानकारी को एकत्रित करने का। क्या आप लोग जो सैलरी, ये वेतन इन गरीब किसानों से, इन गरीब लोगों से पैसे एकत्रित होने के पास लेते हैं, उसके बाद आपका भी तो कर्तव्य बनता था कि आप भी तो अपना प्रूफ देते कि आप हिमाचल प्रदेश सरकार में जॉब कर रहे हैं, आपको भी वो कार्य करना चाहिए था जिससे मेरे प्रदेश के लोग सुखी रूप से रह सके। मदन जी, आखिरी सवाल, अब आपको यहाँ पर कानून पर विश्वास नहीं है,
न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है, सरकार पे विश्वास नहीं है, तो अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि जिस तरह से आप बोल रहे हैं तो उससे यहाँ पर लोग कानून अपने हाथ में लेंगे तो क्या व्यवस्था ठीक रहेगी? देखिए, कन्हैया लाल जी मारे गए, उनके दोषी आज भी छूट गए हैं। मनोहर हत्याकांड हुआ, आज भी उनके दोषियों का पता नहीं है। कितने ऐसे कृत्य हुए जहां पे व्यक्ति मारा गया, परंतु कुछ अभियोग के बाद, कुछ कोर्ट ट्रायल के बाद कहते हैं कि पुलिस ने साक्ष्य ढंग से नहीं जुटाए, क्योंकि हमारी पुलिस साक्ष्य मिटाने में सबसे ज्यादा विश्वास करती है, जुटाने में कम। अभी आप हाल ही में बहुत सारी चीजें भी देखते हैं। विमल नेगी जी इसका जीता जागता उदाहरण है। कोर्ट पैसों के ऊपर चल रहा है। मैं सीधा सीधा कह देता हूं, क्योंकि जब तक सही न्याय व्यवस्था नहीं होगी, आप ये बताएं, करोड़ों रुपए के जज के घर में मिलते हैं, आज तक वो चल रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ? तो हम आप लोग तो किस खेत की मूली हैं? हमें अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी बाजुओं में दम दिखाना पड़ेगा, अपनी एकता दिखानी पड़ेगी। तलवारें हैं, क्योंकि राजपूत हैं, तलवारें बुजुर्गों ने भी चलाई है, हम भूले नहीं है। जंग भी नहीं लगी है, क्योंकि कल ही दशहरा हुआ है, हमने बढ़िया सफाई की है, बहुत तीखी है। अगर किसी को अजमानी होगी तो मैं उसका स्वागत भी करूंगा और कहूंगा कि घर में बता के आए। एक बारी तो आप मेरे घर में आ गए, किसी मेरे हिमाचली के दूसरे घर में रेकी करने गए तो चल के नहीं जाओगे माय डियर, चल के नहीं जाओगे। 72 हुरे आपको बढ़िया स्वागत करेगी।